नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे मलयालम हॉरर के बारे में जिसे देखकर आपका सर घूम जाएगा। तो कहानी की शुरुआत में हम 17वीं शताब्दी के मालाबार जंगल को देखते हैं, जहां पर दो आदमी आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनमें से एक को कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और वो अपने साथी को कहता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब वो दोनों सो जाते हैं। वो सोचते हैं कि सुबह उठकर नदी कल पार करेंगे। आधी रात को उनमें से जिसका नाम थवन होता है उसकी आंख खुलती है। उसका साथी कोरा वहाँ पर नहीं होता। अब वो उसे आवाज़ लगाता है लेकिन उसे कुछ जवाब नहीं मिलता। अब थवन देखता है कि जो उन दोनों ने रात में मिलकर आग जलाई थी वो भी अब पूरी तरह बुझ चुकी थी। अब उसके साथी को देखने के लिए वो जंगल की साइड जाता है, जहाँ उसे कोरा एक पेड़ की साइड अजीब तरीके से देखता हुआ दिखाई दे देता है। वहाँ पर एक लड़की भी दिखती है जिसका नाम यक्षी होता है। अब वो कोरा को पूरी तरह अपने वश में कर चुकी थी और वो कोरा को अपने साथ एक पेड़ के नीचे ले जाकर उसका खून पी लेती है और उसे वहीं पर मार डालती है। इधर थवन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से अपनी जान बचाकर वो भाग निकलता है। फिर सुबह हो जाती है और थवन जैसे कैसे करके इस खतरनाक नदी को पार करके जंगल के दूसरी साइड पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे एक दरवाज़ा दिखाई देता है। थवन काफ़ी दिनों से भूखा था, जिसकी वजह से उसे बहुत तेज़ भूख भी लगी थी और वो अब बिना कुछ सोचे समझे उस दरवाजे के अंदर चला जाता है, जहां उसे एक बहुत बड़ी हवेली दिखाई देती है। अब थवन सोचता है कि शायद उसे यहां से कुछ मदद मिल जाए और ये सोचकर अब वो हवेली के अंदर चला जाता है, जहां पर उसे नारियल पड़े हुए दिखाई देते हैं और बिना कुछ सोचे वो उन नारियल को उठाने लगता है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ पर साइड में बैठा एक आदमी उसे कहता है कि तुम कौन हो। इस पर थवन कहता है, अरे मैं कोई चोर नहीं हूँ। और ये सुनकर तभी अंदर से एक और आवाज़ आती है, रामू कौन आया है। इस पर रामू ने कहता है कि मालिक कोई यात्री आया है। अब देखते हैं कि मालिक अंदर से एक लाठी के सहारे चलता हुआ बाहर आता है और कहता है कि बड़े दिनों के बाद इस हवेली में कोई यात्री आया है, इसलिए तुम्हारा यहाँ स्वागत है। और अब पता लगता है कि ये सारी जगह का मालिक ये बूढ़ा आदमी ही था। अब वो थवन से पूछता है यहाँ कैसे आना हुआ। इस पर वो बताता है कि मैं गायक हूँ जो महाराज के लिए गाना गाता था। यहाँ मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग कर आया हूँ। अब मालिक उसे कुछ सुनाने को कहता है। इस पर धवन उन्हें एक बहुत ही अच्छा गाना सुनाता है जो मालिक को बहुत पसंद आता है और वो उसे हमेशा के लिए यहाँ रुकने को कहता है। लेकिन धवन कहता है कि अरे नहीं, मुझे तो एक दिन यहाँ से ज़रूर जाना होगा। अब वो उसे खाना खाने के लिए अंदर आने को कहता है। इस पर थवन कहता है कि मालिक मैं तो नीच हूँ, मैं अंदर नहीं आ सकता। लेकिन मालिक उसे कहता है कि अरे मैं कोई जात पात ऊंच नीच को नहीं मानता, तुम हवेली के अंदर आओ। अब रामू उसे हवेली के अंदर अनाज के भंडार के पास वाला कमरा दिखाता है और कहता है कि तुम यहीं पर रुकोगे। इस हवेली में बहुत सारे कमरे हैं और सीढ़ियाँ भी हैं, लेकिन फालतू में तुम्हें यहाँ से कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, खासकर इस हवेली के दक्षिण हिस्से में, क्योंकि वहाँ पर आज तक जो भी गया है वो कभी वापस नहीं आया। वो दोनों जब बात कर रहे थे तभी उन्हें ऊपर से किसी के बेड़ियों में बंधे हुए चलने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर रामू कहता है कि ये हवेली बहुत पुरानी है, इसमें बहुत से कमरे ऐसे टाइम से बंद हैं कि हमें भी नहीं मालूम वहाँ क्या है। अब थवन रात को मालिक को फिर से गाना सुनाता है। फिर रामू उसे खाना देता है, जिसे देखकर थवन उस पर टूट पड़ता है क्योंकि वो तो बहुत दिनों से भूखा था। मालिक उसे कहता है कि जितना मन करे उतना खाओ, हवेली में तो भंडार बहुत दिनों से भरे पड़े हैं। थवन कहता है कि आज तो ऊपर वाले ने मेहर कर दी। मालिक को इस बात से थोड़ा गुस्सा आता है। वो उसे कहता है, अरे ऊपर वाले ने क्यों, खाना मैंने दिया, जगह रहने के लिए मैंने दी और तुम शुक्रिया ऊपर वाले का कर रहे हो। ये सुनकर थवन को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कहता है कि मालिक
गलती हो गई, आगे से मैं ऐसा नहीं कहूँगा। तभी धवन थोड़ा अजीब चीज नोटिस करता है, देखता है कि रामू किसी के लिए खाना लेकर सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था। अब वो लोग खाना खाकर अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं। तभी धवन को जंगल पानी जाना था, लेकिन वो वहाँ बहुत सारी कब्रें देखकर डर के मारे उल्टे पांव वापस भाग आता है। अब वो घर आकर पानी पीता है तो उसे ऊपर से ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जैसे ऊपर फिर से कोई बेड़ियों में बंधा हुआ चल रहा हो, जिसे देखने के लिए वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। पर रास्ते में ही उसकी लालटेन नीचे गिरकर बुझ जाती है और वो अंधेरे में ही ऊपर चला जाता है। जब वो ऊपर अंधेरे में पहुंचता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, जिसके कारण वो किसी चीज़ से टकराकर नीचे गिर जाता है। उसके टकराने की आवाज़ सुनकर जो इंसान बेड़ियों से बंधा था वो अपनी बेड़ियों को खींचता है। इससे धवन घबरा जाता है और वापस नीचे भाग आता है। फिर सुबह हो जाती है और धवन देखता है कि मालिक बैठा हुआ चोबर खेल रहा है, जिसे देखकर वो बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि उसे भी ये खेल खेलना आता था। अब वो मालिक के पास जाता है, जहाँ मालिक उसे चोबर खेलने के लिए बोलते हैं, पर मालिक उसे कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं है खेलना, इसके लिए कुछ न कुछ तो तुम्हें दांव पर जरूर लगाना पड़ेगा। यहाँ धवन कहता है कि मेरे पास तो दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं, पर मालिक उसे कहता है कि एक चीज़ तुम्हारे पास है, तुम्हारा समय। इस पर धवन थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं खेलना, क्योंकि मालिक ने उसे कहा था कि अगर तुम जीत गए तो तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरी इच्छा तक यहीं पर रुकना पड़ेगा। और धवन हमेशा यहाँ रुकना नहीं चाहता था, इसलिए वो खेलने से ही मना कर देता है। पर मालिक उससे अब पासे मांगता है। जैसे ही धवन पासे देने के लिए हाथ आगे करता है तो मालिक अपना हाथ नीचे से हटा देता है, जिससे पासे सीधा चोबर पर गिरते हैं। इससे मालिक उसे कहता है कि अरे अब तो तुमने चाल चल दी, अब तो तुम्हें ये गेम खेलनी पड़ेगी। यहाँ पर भी धवन के साथ कहीं ना कहीं धोखा हो रहा था। अब देखते हैं कि धवन इस खेल में जीत रहा था और मालिक हार रहा था, लेकिन जो लास्ट चाल मालिक चलता है उसमें पासे अपने आप ही पलट जाते हैं, जिसे देखकर धवन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो जीत कर भी हार गया था। इसलिए वो वहाँ से उठकर अब सीधा रामू के पास रसोई घर में आ जाता है, जहाँ रामू से कहता है कि अब तुम्हें पूरी ज़िंदगी यहीं रहना पड़ेगा। इस पर धवन कहता है जैसा मालिक का आदेश। रामू से बताता है कि वो इतना भी अच्छा नहीं जितना तुम सोच रहे हो, वो एक नंबर का कपटी इंसान है। इस पर धवन उसे कहता है कि अरे चुप रहो, अगर मालिक ने सुन लिया। अब रात हो जाती है और रामू धवन और मालिक को खाना देता है, जिस पर मालिक धवन से कहता है कि थोड़ा और खा लो, अगर दुर्बल हो गए तो तुम्हारी माँ क्या कहेगी। इस पर धवन कहता है कि मैंने तो कभी माँ का जिक्र ही नहीं किया, फिर आपको कैसे मालूम। यहाँ मालिक कहता है कि तुमने किया था, लेकिन तुम्हें ये नहीं याद। अब वो उसे कहता है क्या इस रामू ने मेरे बारे में तुम्हें कुछ कहा। इस पर धवन कहता है अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। तब मालिक उसे कहता है कि तुमसे पहले भी एक यात्री यहाँ पर आया था, जिसे रामू ने मेरे खिलाफ बहुत बुरी तरह भड़का दिया था और उसे मुझे अपने ही हाथों से मारना पड़ा। अब वो इस घर के दक्षिण हिस्से में आराम से सोया हुआ है। तभी वहाँ पर रामू आ जाता है, जिस पर मालिक उसे और ज़्यादा भोजन मांगता है, लेकिन वो कहता है नहीं, 4 बार खा लिया, अब और नहीं। तभी धवन को यक्षिणी की आवाज़ सुनाई देती है। इधर मालिक रामू से कहता है क्या मौत से डर नहीं लगता जो तुम मुझे मना कर रहा है। इस पर रामू कहता है बिल्कुल नहीं। मालिक उसे कहता है अरे तुझे अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं जो मुझे आंखें दिखा रहा है, मुझसे आंखें नीचे करके बात कर कुत्ते। लेकिन रामू उससे कहता है कि बिल्कुल नहीं करूँगा। इस पर मालिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके गुस्से से पूरा घर हिलने लगता है, लेकिन रामू फिर भी नहीं डरता। अब वो मालिक
अब मालिक रामू का गला पकड़ लेता है और उसे बहुत बुरी तरह मारने की कोशिश करने लगता है। ये सब थवन देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो उन्हें कहता है कि मालिक इसको छोड़ दो। इस पर मालिक उसे कहता है तू बीच में मत बोल, ये हम दोनों की आपस की बात है। अब वो जैसे कैसे करके रामू को छोड़ देता है, जिससे रामू वहाँ से भागकर अपनी जान बचाकर रसोई घर में आकर पानी पीता है, क्योंकि आज तो रामू बाल बाल बच गया था। इधर मालिक थमन से कहता है कि तुम मुझे गाना सुनाओ। अब वो मालिक को सुलाकर रामू के पास रसोई में आ जाता है, जहाँ थमन रामू से पूछता है ये इंसान कौन है, मुझे तो कोई आम इंसान नहीं लगता, क्या ये कुटुमल पोटी है। इस पर रामू से बताता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सोचा। अब वो उसे एक बात और बताता है कि आज से कई साल पहले अथर्ववेदाचार्य कुटुमल पोटी ने बहुत कड़ी तपस्या की थी, जिससे उन्होंने देवी वाराही का वाहन किया था, जिससे प्रसन्न होकर देवी साक्षात उसे दर्शन देकर एक जादुई पोटी देकर गई थी, जिसमें से एक राक्षस भी निकलता है। और देवी उसे कहती है कि ये जिसे तुम जो भी करने को कहोगे ये तुम्हारी वो हर इच्छा पूरी करेगा। पर चुटमुल पोटी उस राक्षस के साथ बहुत बुरा करता है। वो उसे हर टाइम बांध कर रखता था और उस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार भी करता था। इससे वो राक्षस बड़ा तंग आ गया था। एक दिन वो चुटमुल पोटी को कहता है क्या तुम मेरे मुख में देख सकते हो, क्योंकि अगर तुम मेरे मुख में देखोगे तो तुम्हें नर्क दिखाई देगा। अब पोटी ये सब देखने के लिए उसके मुख में देख लेता है। इस पर राक्षस उसकी आत्मा को अपने मुख से खींचकर उसे मार डालता है, जिसके बाद राक्षस उसकी इस हवेली पर पूरी तरह अपना कब्जा कर लेता है। इसके बाद भी राक्षस नहीं रुकता। अब वो उसके पूरे परिवार को बहुत बुरी तरह तड़फा कर मार डालता है। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे तांत्रिक आए जो इस हवेली को उस राक्षस से मुक्त करा सके, पर यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं गया, क्योंकि उस राक्षस ने सबको मार डाला था। इन सब से परेशान होकर अब इस परिवार का लास्ट वंशज यानी कुटमुल पोटी इस हवेली में उस राक्षस को मारने के लिए आता है। अब थवन कहता है कि मैंने एक दिन रात को इस हवेली में किसी को जंजीरों से बंधे हुए घूमते देखा था। रामू से कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था, अगर तुम अपनी इन हरकतों से नहीं हटे तो मुझे तुम्हारे लिए भी एक कब्र खोदनी पड़ेगी। इधर देखते हैं कि कुटमुल पोटी अपने पूरे शरीर पर हड्डियों की राख लगा रहा था। तभी वहाँ पर यक्षिणी आ जाती हैं और वो दोनों कुछ टाइम साथ में बिताते हैं। ये सब थवन देख लेता है और यक्षिणी भी थवन को देख लेती है, पर थवन अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। इधर सुबह हो जाती है और अब थवन रामू के पास जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ से जाना है और हो सके तो आप भी जल्दी से जल्दी यहाँ से मेरे साथ निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये स्थान बहुत ही बड़ा नर्क है। रामू से कहता है कि तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। अब थवन अपने कमरे में जाता है, अपना सामान बांधता है और वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे कुटमुल पोटी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और वो डर से अपनी आंखें बंद करता है तो अपने सामने कुटमुल पोटी को खड़े देखता है। इस पर कुटमुल पोटी उसे कहता है कि कहाँ जा रहे हो। थीवान से कहता है कि मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है, मैं उनसे मिलने वापस जा रहा हूँ। कुटमुल पोटी उसे कहता है कि ऐसे मौसम में तुमने बाहर देखा कितनी तेज बारिश आ रही है। तभी देखते हैं कि मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब होने लगता है और बहुत तेज बारिश आने लगती है। कुटमुल पोटी अब उसे कहता है कि ये बारिश पता नहीं कितने महीने बाद रुकेगी, क्योंकि तुमसे पहले जो यात्री यहाँ आया था वो भी जब जाने लगा तो ऐसे ही बारिश आई और वो बारिश 3 साल बाद रुकी थी। अब चुपचाप थीवान अपना सामान रखकर खाना खाता है। तभी उसे फिर यक्षी की आवाज सुनाई देती है। तभी वहाँ पर रामू आ जाता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है, जहाँ वो उसे थोड़ी शराब पिलाता है, जिसे पीकर थवन को थोड़ा सही लगता है। पर रामू ये शराब नहीं पीता, क्योंकि वो थवन से कहता है कि ये कोई अच्छी चीज नहीं, ये शरीर के लिए बहुत खतरनाक है, इससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब थवन रात को आराम कर रहा था
अब उसे एक सपना दिखाई देता है जिसमें उसे फिर से उन बेड़ियों में बंधी हुई आवाज सुनाई देती है। तभी उसे अपने दरवाजे की साइड से एक राक्षस अपनी साइड आते हुए दिखाई देता है, जो कि थमन को खाने के लिए उसकी साइड आ रहा था। और ये सब देखकर घबरा कर उसकी आंख खुल जाती है। अब वो रामू को ढूंढते हुए उसके पास जाता है। वो उसे देखता है कि वो एक कब्र खोद रहा है। इस पर थीवान उसे पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। रामू से कहता है कि मैं कब्र खोद रहा हूँ। थीवान पूछता है कि किसके लिए। इस पर रामू से कोई जवाब नहीं देता। अब तो थीवान की वाट लगी पड़ी थी और वो अपनी जान बचाकर बिना सामान लिए वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर जैसे ही वो इस घर से बाहर निकलता है तो वहाँ पर उसे चक्कर आने लगते हैं और उसे खून की उल्टी लगती है। अब वो बेहोशी की हालत में वापस घर पर आ जाता है, जहाँ पर कुटमुल पोटी उसे पानी देता है और कहता है कि अगर इजाजत लेकर घर से बाहर जाते तो शायद तुम्हें खून की उल्टी नहीं लगती। अब थीवान उससे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दीजिए मालिक। पर कुटमुल पोटी बहुत जोर से हंसता है और कहता है कि बिल्कुल नहीं, यहाँ आज तक जो आया वो कभी नहीं गया। अब थीवान बेहोश हो जाता है और रामू उसके ऊपर पानी फेंकता है, जिससे थीवान को जब होश आता है तो वो रामू से पूछता है कि मुझे यहाँ से वापस जाना है। इस पर रामू से कहता है कि तुम तो क्या यहाँ से आज तक पंछी तक वापस नहीं जा पाया। अब रामू थीवान को ऊपर ले जाता है, जहाँ पर वो उसे एक लाश दिखाता है और कहता है कि ये भी तुम्हारी तरह यहाँ आकर ऐसा फंसा कि सब कुछ भूल चुका था, इसे कुछ भी याद नहीं था। अब वो उसके मुंह से कपड़ा उठाता है तो हैरान हो जाता है, जिस पर थमन पूछता है कि ये क्या, ये तो कुटमुल पोटी है और वो जो नीचे बैठा है वो कौन है। इस पर रामू से बताता है कि हाँ, यही असली कुटमुल पोटी है, जो नीचे बैठा है वो जो तुम समझ रहे हो वो वही है, यानी वो राक्षस जिसने कुटमुल पोटी का रूप बना लिया था। और ये इतना निर्दयी है कि जो भी यहाँ से आता है वो कभी वापस नहीं जाता, क्योंकि जब तक ये खुद यहाँ से नहीं जा पाएगा ये किसी को भी यहाँ से नहीं जाने देगा। दूसरी साइड देखते हैं कि मालिक पान बनाकर खुद से खा रहा था। अब रामू थमन को अपने पास उस कब्र के पास ले जाता है, जहाँ देखते हैं कि रामू ने वहाँ कुटमुल पोटी को दफनाया था। इसके बाद रामू स्नान करते हुए थमन को बताता है कि अगर यहाँ से बाहर निकलता है तो इस हवेली के एक कमरे का बहुत बड़ा दरवाज़ा है, जिसके अंदर एक अखंड ज्योति जल रही है। अगर उस ज्योति को बुझा दिया तब हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, पर उस दरवाजे की चाबी हमेशा कुटमुल पोटी के पास रहती है, क्योंकि वो राक्षस नहीं चाहता है कि कोई उस ज्योति को बुझाए, इसलिए वो हमेशा उसके ऊपर वाले कमरे में रहता है, जहाँ से उसे जरा सी भी भनक पड़ जाए तो वो साथ ही वहाँ पर आ जाता है। उसे कोई नहीं बुझा पाया। अब थीवान के दिमाग में एक तरकीब आती है और वो नीचे जाकर चोबर खेलना शुरू कर देता है, जिसे सुनकर राक्षस भी वहाँ पर आ जाता है और वो थीवान से पूछता है कि तुम चोबर किस लिए खेल रहे हो। थीवान कहता है कि एक कुंजी के लिए। इस पर राक्षस अपने हाथ में इधर उधर घुमाने लगता है अपनी धोती पर, जिस थमन को पता लग जाता है कि आखिरकार राक्षस ने उस कुंजी को कहाँ पर रखा है। अब राक्षस पीछे उल्ट कर देखता है और थमन से पूछता है कि कौन सी कुंजी की बात कर रहे हो। तब थमन उन्हें कहता है कि मेरी स्वतंत्रता की कुंजी। अब राक्षस हंसने लगता है और कहता है कि तुम पागल हो क्या, तुम एक चीज के लिए दो बार कभी नहीं खेल सकते। अब रामू और थीवान एक प्लान बनाते हैं कि कैसे उस कुंजी को निकालना है, जिसके बाद रामू खाना बनाने लगता है और आज थीवान उससे कहता है कि खाने में मदिरा और नॉनवेज सबसे ज़्यादा होना चाहिए, जहां रामू आज खाने में चूहे बनाता है। अब वहां पर राक्षस आ जाता है, जिसे देख रामू बड़ा डर जाता है। अब वो रामू को गले से पकड़कर पूछता है कि किससे पूछकर तुमने मेरी शराब उसे पिलाई। इस पर रामू उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन मालिक उसे कहता है कि इसकी वजह से मेरे दिनचर्या में बहुत बाधा आ रही है, आगे से ऐसा बिल्कुल मत करना और बिना देरी किए अब उसके लिए एक कब्र खोद दो। इधर देखते हैं थमन मालिक को सुलाने की कोशिश करता है अपने गीत सुनाकर।
अब थीवान उस मालिक से कहता है कि मुझे आपका असली रूप देखना है। इस पर मालिक उसे कहता है कि अरे अभी नहीं, समय आने दो। फिर मालिक उससे अपनी शराब लेने के लिए नीचे भेजता है, जहां थीवान जाकर भूल जाता है कि शराब कहां पर रखी है। मानो उसे कुछ याद ही न रहा हो, उसकी स्मरण शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। वो वहीं एक साइड में बैठ जाता है और बारिश भी बंद हो जाती है। अब थीवान को भी इसी पल का इंतज़ार था, जिसके लिए वो रसोई से एक चाकू उठाता है और अपने मालिक के पास आकर उसकी धोती से कुंजी चुराने की कोशिश करता है। जब वो ये सब कर रहा था तब उस मालिक की आंख खुल जाती है और वो थीवान को बड़े गुस्से से देखता है, उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि शायद तुम्हारे लेखे जोखे का टाइम आ चुका है, तुम्हारे टाइम यहीं पर ख़त्म होने वाला है। जैसे ही वो उसकी आत्मा को अपने मुंह से निगलने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे नीचे के कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो अपनी कुंजी देखने लगता है और उसे कुंजी नहीं मिलती। अब राक्षस को याद आता है कि जब उसने रामू का गला पकड़ा था तब शायद रामू ने उसकी धोती से वो कुंजी निकाल ली थी। इधर रामू उस अखंड ज्योति को बुझा डालता है, जिससे पूरी हवेली के दीप बुझ जाते हैं और चारों तरफ बड़ा घना अंधेरा हो जाता है। अब इसी अंधेरे का फायदा उठाकर थमन भी धीरे धीरे एक ऐसे कमरे में पहुंच जाता है जहां उसे सब कुछ बड़ा अजीब दिखाई देता है। रामू भी वहां पर आ जाता है, जो कहता है कि ये वही कमरा है जहां पर चुटमुल पोटी ने देवी का आह्वान किया था और उसने उसे वो जादुई पेटी दी थी। अब हमें जैसे मर्जी करके उस राक्षस को फिर से इस पेटी में काबू करना है। और वो थमन को समझाता है कि तुम उसकी बातों में मत आना, क्योंकि अब वो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा मीठा बनकर दिखाएगा, क्योंकि उसे अब अपना मतलब पूरा करना है, पर हमें उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। इससे पहले कि वो लोग वहाँ से जाते, थमन रामू पर गुस्सा करता है कि तुमने मेरे साथ छल किया, तुमने मुझे धोखा दिया। रामू से कहता है कि ये बात हम बाद में कर लेंगे, अभी हमें राक्षस को ढूंढना है। अब वो लोग एक मिसाइल हाथ में लेकर राक्षस को ढूंढने के लिए बाहर चले जाते हैं। वो दोनों उसे ढूंढते हुए उस अनाज भंडार में आ जाते हैं, जहां रामू कहता है कि कहाँ छुपा है, हिम्मत है तो सामने आ। अब राक्षस उसके सामने आ जाता है, जहां रामू से कहता है कि मेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है उसमें सिर्फ तुमसे बदले की भावना है। इस पर कुटमुल पोटी उसे कहता है कि कौन सा खून। रामू कहता है कि कुटमुल पोटी के वंशज का खून। राक्षस कहता है कि मैंने तो उसके पूरे खानदान को नष्ट कर दिया था। रामू कहता है कि कुटमुल पोटी का एक पुत्र अपनी दासी के साथ भी था और मैं वही हूँ। इस पर राक्षस उसे मारने की कोशिश करता है और दोनों के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन राक्षस को रामू दूर फेंक देता है। इसके बाद थमन उस पर चाकू से हमला करता है, पर वो चाकू थमन के हाथ पर ही लग जाता है। इसके बाद थमन उसके पेट पर हमला करता है, पर राक्षस उससे ज़्यादा ताकतवर होने के कारण उसे भी दूर फेंक डालता है, जिससे थमन वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं था, पर उसे बड़ी ही भयंकर आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो कि उस राक्षस की आवाज़ थी। इधर रामू भी उस आवाज़ को सुनकर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी एक घर पूरी तरह घूमने लगता है और थमन एक कमरे में बंद हो जाता है। इधर रामू घर के घूमने की वजह से चारों तरफ गिरकर चोटें खा रहा था और थमन उस कमरे में बंद होता जा रहा था, क्योंकि उस कमरे का आकार अब छोटा होता जा रहा था। अब रामू के हाथ में वो चाकू लग जाता है और थमन अपनी जान बचाने के लिए बहुत बुरी तरह से रो रहा था, क्योंकि वो जिस कमरे में था वहाँ ऑक्सीजन की वजह से उसके दम घुट रहा था। अब थमन बाहर आ जाता है, जहाँ वो रामू और उस राक्षस को देखता है, जहाँ राक्षस अपनी मीठी बातों से रामू को बहलाने की कोशिश कर रहा था, पर रामू से कहता है कि मैं तुम्हारी बातों में अब बिल्कुल नहीं आने वाला। और वो थमन से कहता है कि जल्दी से वो पेटी उठाओ, क्योंकि हमें जल्दी से इसे इस पेटी में कैद करना है। तब राक्षस थमन से कहता है कि मुझे मारने के बाद ये तुम्हें भी मार डालेगा, और वो उसे अपनी साइड करने की पूरी कोशिश करता है। अब थमन उसकी बातें सुन रहा था और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर राक्षस रामू पर हमला कर देता है और उसे मारने की पूरी कोशिश करता है, पर थमन अपना दिमाग यूज़ करता है और उस पर पीछे से वार कर देता है, जिससे वो दर्द से कहराने लगता है। अब रामू उससे लड़ाई करके उसके हाथ से वो काली शक्तियों वाली अंगूठी निकाल लेता है, जिसके बाद राक्षस उसे कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, पर रामू उसे उस मिसाइल से जला डालता है,
जब राक्षस जल रहा था तब उसके शरीर से कई तरह की अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और उसमें से असली राक्षस बाहर निकलता है, जो चुपचाप उस कक्ष में जाकर बैठ जाता है। पर रामू से कहता है कि तुम बाहर आ जाओ, आज से मैं तुम्हारा मालिक हूँ। ये सुनकर राक्षस उसके आगे सर झुका देता है। थवन रामू को ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि तुम ये अंगूठी मत पहनो, क्योंकि जिसने भी इसे पहना है वो जिंदा नहीं बचा और ना ही उसने कोई अच्छा काम किया है। पर रामू से कहता है कि दूर हटो, मेरे बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर तुम मेरे बीच में आए तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। अब थवन और रामू के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई होती है, जो कि राक्षस नीचे बैठा हुआ सब देख रहा था। और उन दोनों की इस लड़ाई में रामू के हाथ से वो अंगूठी नीचे गिर जाती है और देखते ही देखते पूरी हवेली में आग लग चुकी थी। सब कुछ वहाँ पर ढह जाता है और देखते हैं कि सुबह हो जाती है और थवन हवेली से बाहर आता है, जहाँ उस पर रामू हमला कर देता है। लेकिन रामू देखता है कि उसके दाएं कान में बाली नहीं। वो उससे पूछता है कि तुम्हारी बाली कहाँ पर है। अब पता लगता है कि असल में थवन तो उसके नीचे ढह जाने से मर ही चुका था। ये जो बाहर आया था वो एक राक्षस था, जिसे रामू अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो नदी पार कर रहा था तब उसे वहाँ पर फिरंगे मिल जाते हैं और वो गोलियां चलाकर उसे मार डालते हैं और नदी पार करके जंगल के दूसरी साइड जाने लगते हैं। इधर देखते हैं थीवान उस अंगूठी को पहन लेता है। जब वो पानी में देखता है तो वहाँ पर कुटमुल पोटी दिखाई देता है, जो कि उन फिरंगियों को देख रहा था। अब पता नहीं इन गधे फिरंगियों का क्या बनेगा। और इसके साथ ही ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये फिल्म, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आप किस मूवी की एक्सप्लेनेशन हमसे और सुनना चाहते हैं, और प्लीज हमें सपोर्ट भी करिए। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।